हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद कोड एक्सप्रेस। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग वेदर फोरकास्ट एग्रीगेटर का देख लिए थे पिछले वीडियो में। ओके, वो वाला जो असाइनमेंट का ओवरव्यू है उसको आप लोग पॉज करके अच्छे से सीख लीजिए कि इसमें करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट क्रिएशन करना और फिर देखेंगे क्या क्या हम लोगों को करना है इसमें। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर, और ये देखना, ये ध्यान से करना है हमें। ठीक है, लैंग्वेज में जावा चूज़ कर लो और प्रोजेक्ट का बिल्ड टूल्स में माविन। ठीक है, अगर किसी को ग्रेडल से सीखना है ना, ग्रेडल ग्रूबी या ग्रेडल कॉटलिन से, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ग्रेडल कॉटलिन या ग्रेडल ग्रूबी से भी एक एप्लीकेशन बनाऊँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो ठीक है, com.weather पैकेज नेम हो गया। आर्टिफैक्ट रख देते हैं वेदर API। ओके, और जावा 21 और पैकेजिंग इसका जार होगा। ऑलराइट, नाउ डिपेंडेंसी हम लोग देख लेते हैं वेब सबसे पहले और फिर वेब क्लाइंट। तो वेब क्लाइंट यहाँ पे फ्लक्स, देखो फ्लक्स से आता है, कुछ नहीं आ रहा है। रिएक्टिव वेब, ये रहा ना, बिल्ड रिएक्टिव वेब एप्लीकेशन एंड विथ स्प्रिंग वेब फ्लक्स एंड नेटी। ओके, स्प्रिंग रिएक्टिव वेब ये हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि ये स्प्रिंग वेब और रिएक्टिव वेब में क्या अंतर है। देखो, स्प्रिंग वेब यूज होता है रेस्टफुल API बनाने के लिए। ठीक है, MVC पैटर्न फॉलो करता है, इसमें अपाचे टॉमकेट आपको एम्बेडेड मिल जाता है। बट वेब फ्लक्स जो वेब क्लाइंट है ना, इसका यूज़ ये है कि आप एसिंक्रोनस, ठीक है, रिएक्टिव वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। ओके, स्प्रिंग रिएक्टिव वेब, और एक लास्ट हम लोग लॉम्बॉक यूज़ कर लेते हैं। अब कितना आदमी पूछोगे आप लोग कि इसमें डेटाबेस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है डेटाबेस यूज़ करने का। ठीक है, डेटाबेस यूज़ करने का तब ज़रूरत पड़ता है जब मुझे डाटा स्टोर करके दिखाना होता है। यहाँ तो टेम्परेचर, विंड, ये तो मिनट मिनट पे चेंज होते रहेगा, तो कितना अपडेट करेंगे डेटाबेस में। ठीक है, वो तो हमें एक API से मिल ही रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डेटाबेस का मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि डेटाबेस रहना चाहिए तो बताइएगा, फिर हम डेटाबेस भी लगा के देखेंगे। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम लोग डेव टूल्स, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन बनके तैयार हो गया है। इसको हम लोग कर लेते हैं जनरेट। ओके, और इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। और ये रहा आपका एप्लीकेशन, एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, और इसको डिलीट कर दीजिए, वेदर API, सॉरी, कंट्रोल X कंट्रोल V ना। इसको आप लोग खोल लीजिए CMD आइडिया 64, दैट मीन्स इंटेल से आइडिया में आइडिया 64 डॉट। तो फटाफट हम लोग इसका सेटअप कर लेते हैं, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर सेटअप। ओके, और सबसे पहले आप लोगों को मैं pom.xml दिखा देता हूँ। वेदर API। ओके, कितने तरह की डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसीज के अंदर आना है इसके अंदर, और यहाँ हमें देखना है स्टार्टर वेब रेस्टफुल API के लिए, वेब फ्लक्स रिएक्टिव वेब बनाने के लिए ताकि हम कनकरेंट रिक्वेस्ट डाल पाए और एक्सटर्नल API को कॉल कर पाए इसके थ्रू। फिन क्लाइंट से भी कॉल कर सकते हैं। ओके, ये वेब फ्लक्स वेब क्लाइंट होगा तो यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। डेव टूल्स आपको हो गया कि जिस तरह से हम लोग जब एंगुलर डेवलप करते हैं, एंगुलर का एप्लीकेशन जब बनाएंगे ना, देखना वो हॉट रिलोड होता है। हॉट रिलोड के मतलब कुछ भी चेंजेस हुआ रिलोड हो जाएगा, तो वही डेव टूल्स यहाँ करता है, हॉट रिलोड का काम करता है। एप्लीकेशन में कहीं भी चेंजेस डिटेक्ट होगा ये ऑटो रिलोड कर देगा सर्वर को। और लॉम्बॉक हमारा गेटर सेटर जनरेट करने के लिए। ठीक है, और टेस्ट फाइल तो ऑटो जनरेटेड है। और IO.project रिएक्टर टेस्ट, अच्छा ये वेब फ्लक्स का रिएक्टर टेस्ट आया है, गुड। एंड लॉम्बॉक, अच्छा ये प्लगइन्स के नीचे अगर हम लोग फाइनल नेम लगा दें ना तो ये जार का नेम हो जाएगा। ये जार का नेम जैसे वेदर API, ये जार का नेम इस तरह से निकलेगा। ओके, तो चलते हैं SRC के अंदर और पहले तो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर ही क्रिएट करेंगे। वेदर API एप्लीकेशन, ये आपका मेन एप्लीकेशन है। ठीक है,
और मैन एप्लीकेशन आपको पता ही है स्प्रिंग बूट का मैन एप्लीकेशन क्या करता है। यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और जो ये आपका रन, ये जो रन वाला है ना स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, ये आपका बूट स्ट्रैपिंग एप्लीकेशन है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लगा देते हैं, देखो स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के पास एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन होता है, बट हम इसमें आज आप लोगों को कंपोनेंट स्कैन लगा के दिखाऊंगा क्या कहने का मतलब होता है। देखो कंपोनेंट स्कैन, इसके अंदर पैकेज डालते हैं, ठीक है, बेस पैकेज। अब इसको बताना होता है कि आप इस एप्लीकेशन को, इस मैन एप्लीकेशन को, कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ना तो हमारे पैकेज को स्कैन कर लेना। किसको स्कैन करना? बेस पैकेज को, com.weather को। इसके अंदर हम सब कुछ आपके लिए रख दिए हैं बनाया, आप वहाँ से स्कैन कर लो। अंडरस्टूड? तो यहाँ से हो जाएगा ये। और रिसोर्सेज में चलते हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, वेदर एपीआई नाम है, और सर्वर डॉट पोर्ट। बट आज हम लोग एक नया करते हैं ना, इसको बनाते हैं YML, ठीक है। इसको रिफैक्टर करो, रीनेम करो, और आज हम लोग YML फाइल बनाएंगे। अब अभी तक किसी एप्लीकेशन में हम लोग YML नहीं बनाए थे ना, इस वाले में YML बनाएंगे। तो YML में देखो क्या होता है, स्प्रिंग एप्लीकेशन और नेम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का YML फाइल बनता है, समझ गए। और फिर अगर हमको सर्वर लगाना होगा, सर्वर डॉट पोर्ट सर्वर, और यहाँ पे मतलब एक स्पेस दे दे करके पोर्ट 8090, यही था। और हमें जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा वो सब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, करेक्ट। सर्वर डॉट पोर्ट एप्लीकेशन का नेम, और चलिए पैकेज बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो पैकेज आप लोग बना लो कॉन्फ़िग, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। फिर बना लो आप लोग कंट्रोलर, चलो क्लास के साथ ही बना लेते हैं क्योंकि ये आसान होता है, ठीक है। कंट्रोलर डॉट वेदर कंट्रोलर, ओके। फिर हम लोग बना लेते हैं एक्सेप्शन, पहले पैकेज नेम स्मॉल केस में, फिर डॉट, एंड फिर एक्सेप्शन का नाम तो वेदर कस्टम एक्सेप्शन, करेक्ट। और ये एक्सटेंड कर रहा होगा एक्सेप्शंस को, ठीक है। और यहाँ से ऑल्ट इंसर्ट दबाओगे, कंस्ट्रक्टर पे जाओगे, ये सेकेंड वाला मैसेज स्ट्रिंग, क्योंकि हमें पास करना है ना स्ट्रिंग मैसेज के रूप में एक्सेप्शन में, तो ये आ गया, ठीक है। और एक बहुत अच्छा आजकल मेथड हम सीखे हैं, प्राइवेट फाइनल HTTP स्टेटस भी आप लोग पास कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ऑल्ट एंटर दबाओ, ये कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज हो जाएगा। और इसका गेटर जनरेट कर लेते हैं क्योंकि इसको गेट भी करना होगा, तो इसमें लगा दो @getter, बस इसका गेटर आ गया, ठीक है। चलिए कंट्रोलर हो गया, एक्सेप्शंस हो गया। नाउ हम लोग बनाएंगे मॉडल, ठीक है। मॉडल में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल बनाएंगे क्योंकि इसका मॉडल पे ही सारा प्लेइंग है। मॉडल जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा एप्लीकेशन बनेगा, ओके। फिर हम लोग बनाते हैं सर्विस, और सर्विस के अंदर हम लोग सबसे पहले इंटरफेस बनाएंगे जिसके अंदर मेथड डिक्लेरेशन करेंगे। तो इंटरफेस बनाते हैं एक्ू वेदर सर्विस, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्ू वेदर से डेटा खींच करके लाएगा। एक्ू वेदर स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग अगर गलत होगा तो आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। सेव डिलीट एक्ू वेदर, नो, ठीक है। और फिर ओपन वेदर सर्विस, ओके। नाउ एक और हम बना देते हैं अपना सर्विस बना देते हैं जिसको हम कहेंगे वेदर एग्रीगेटर, ठीक है। वेदर एग्रीगेटर, ये क्या करेगा, वेदर एग्रीगेटर सर्विस, ये क्या करेगा मैं बताता हूँ। ये क्या करेगा, ये जो एक्ू वेदर और ओपन वेदर से डेटा आएगा ना इस दोनों सर्विस से,
उसको ये आई वेदर एग्रीगेटेड सर्विस क्या करेगा, रिस्पॉन्स में कलेक्ट करेगा, ठीक है, एक साथ कलेक्ट करेगा। चलिए अब इस सर्विस के अंदर IMPL क्लास बनाएंगे जो इम्प्लीमेंटेशन लिखेगा इस क्लास का, ठीक है। तो IMPL डॉट फिर IMPL के अंदर एक्ू वेदर सर्विस, ठीक है। एंड इसी तरह से ओपन वेदर सर्विस, ओके। और इसी तरह से हम लोग बना देंगे वेदर एग्रीगेटर सर्विस। इतना असाइनमेंट आप लोगों को सिखा दिए हैं कि अब मुझे नहीं लगता है कि स्प्रिंग बूट में आप लोगों को पैकेज आर्किटेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम होगा, वो तो आप लोग तुरंत बना लोगे अब, ठीक है। मॉडल और कन्फिग, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी हम बेसिक आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट का क्रिएट कर लिए हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और हम बना देते हैं पैकेज यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स करके, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेदर का कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट यूटिलिटी रख देते हैं यार, यूटिलिटी डॉट वेदर कांस्टेंट्स, ओके। तो वेदर कांस्टेंट क्यों बनाते हैं ये, क्योंकि देखो जहाँ पर भी मान के चलो हमें कहीं स्ट्रिंग पास करना होगा ना, जैसे कि मान के चलो कहीं पे स्ट्रिंग पास करना होगा ऐसे सिटी, तो ये पास ना करके हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट्स उठा के डालेंगे, स्टैटिक मेथड, ठीक है। स्टैटिक मेथड क्या होता है, वो JVM का मेथड होता है, ठीक है। वो जावा एप्लीकेशन के लाइफ टाइम वेरिएबल होता है, जब तक एप्लीकेशन चल रहा है तब तक वो चलेगा, और वो एक्सेसिबल टू ऑल। अगर किसी मेथड को तुम स्टैटिक बना दिए ना, तो वो स्टैटिक मतलब हो गया स्टैटिक, वो एक्सेसिबल टू ऑल है, कोई भी उसको उसके नाम से कॉल कर सकता है, ठीक है। उसका डिक्लेरेशन एक ही बार होगा पूरे एप्लीकेशन में। अगर किसी मान के चलो एक तुम वेरिएबल बनाया जो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक सिटी, प्राइवेट पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग सिटी, और सिटी का नाम रख दिया तुम नोएडा, तो जहाँ पे तुम सिटी कॉल करोगे ना, तो वहाँ पे नोएडा अपने आप वहाँ पे सिटी के अंदर क्या है, नोएडा वेरिएबल है, नोएडा स्ट्रिंग है, वो वहाँ पे आ जाएगा। और पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी तुम सिटी यूज़ करोगे वो एक ही इंस्टेंस पे आएगा, मतलब उसका एक ही मेमोरी पॉइंटर है। समझ में आया, ये जावा का कोर कॉन्सेप्ट है, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा इसको भी। जैसे हम अगर यहाँ दिखाना चाहें, व्हाट इज़ स्टैटिक कीवर्ड इन जावा, द स्टैटिक कीवर्ड is used for constant variable or a method in the same for every instance of class. If a member in a class is declared as static, it means that even before the class is initiated, all the static member can be accessed and become active, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेंबर एक्सेस कर सकता है। द स्टैटिक कीवर्ड मेनली यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन एक ही बार होता है। द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज टू शेयर द सेम वेरिएबल मेथड फॉर अ गिवन क्लास। द यूजर कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विथ वेरिएबल्स, मेथड, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लास, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर उसमें कॉन्फिग और मॉडल को क्रिएट कर लेंगे, ओके। थैंक यू।